हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सब ठीक? चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और मेरे साथ साथ आप इसको नोट भी करते जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करें बच्चों। बहुत सिंपल इजी चैप्टर है ये। आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, आपको लर्न होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मैं बात कर रहा हूं आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर को हम इंसुलेटेड कंडक्टर भी कहते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स दैट इट can neither gain nor lose charge. However, distribution of charge on its surface may takes place. आइसोलेटेड और इंसुलेटेड का मतलब होता है जैसे कोई कंडक्टर है ये, और इसको हमने किसी सिल्क थ्रेड से, किसी सपोर्ट से मैंने सस्पेंडेड करा दिया। इस कंडक्टर का किसी दूसरे कंडक्टर से कोई टच नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पर तो स्प्रेड हो जाए, लेकिन किसी दूसरे कंडक्टर पर न जा सके, न दूसरे कंडक्टर से इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ सके। लेकिन इसको जो चार्ज हम दें वो इसके सरफेस पर ही क्या हो, स्प्रेड हो। ऐसे कंडक्टर को हम आइसोलेटेड या फिर इंसुलेटेड कंडक्टर कहते हैं, जिस कंडक्टर का किसी दूसरे बॉडी से कोई टच ना हो। इसीलिए इसको किसी सिल्क थ्रेड से, किसी सपोर्ट से हम लटका दें, फिर हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे अगर हम, तो वो चार्ज इसके सरफेस पर तो स्प्रेड होगा, लेकिन वो चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर पर न तो ये इसका चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर पर जा सके और न दूसरे कंडक्टर का चार्ज इस पर आ सके। या तो इसे सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड करा दें, या फिर इस कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग सपोर्ट, जैसे किसी वुडन स्टैंड पर माउंटेन कर दें। कोई वुडन स्टैंड लें और उस स्टैंड पर इस कंडक्टर को रख दें। आप कोई लकड़ी का, वुड का कोई स्टैंड लें और उस वुड स्टैंड पर इस कंडक्टर को रख दें, और इसको चार्ज अगर हम देंगे तो इसके सरफेस पर तो स्प्रेड होगा, लेकिन ये चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर पर न तो जा सकेगा, न ही किसी दूसरे कंडक्टर से इस पर चार्ज आ सके। ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम आइसोलेटेड कंडक्टर। दूसरा अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर कौन सा होता है बेटे? जिस कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें। जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसको किससे कनेक्ट कर दें? हम अर्थ से कनेक्ट कर दें। इस कंडक्टर को बोलते हैं अर्थ कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल। ये बात हम जानते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? जीरो माना जाता है। इसलिए जिस कंडक्टर को अर्थ से हमने कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल वही होगा जो अर्थ का है, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थ कंडक्टर मीन्स दैट इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड इट्स पोटेंशियल इज जीरो एज पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। जिस कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, इस कंडक्टर को हम अर्थ कंडक्टर बोलते हैं। अर्थ इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, इसलिए जिस कंडक्टर को अर्थ से हमने जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो उस कंडक्टर का भी पोटेंशियल हम कितना लिखेंगे? इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल वही होगा जो अर्थ का है। ठीक है ना? हम बात करते हैं बच्चों, मेन बात कैपेसिटी की। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आपकी वेट सहने की कैपेसिटी क्या है? यह हमारी वेट सहने, वेट का मतलब समझते हैं हमारे ऊपर अगर वेट रख दें हमारे सर पर, तो हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट सहन कर सकते हैं, वो हमारी वेट को सहन करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति की, आपकी, हमारी, हर एक व्यक्ति की वेट को सहन करने की एक निश्चित क्षमता होगी। जैसे हम ये कहें कि हमारी क्षमता
40 किलोग्राम वेट सहन करने की है। हमारे सर पर अगर 40 केजी वेट रख दें हम, अगर हमारे सर पर 1 केजी वेट रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 केजी वेट से बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और मैक्सिमम वेट कितना सहन कर सकते हैं, मान लो 40 किलोग्राम, तो हमारे ऊपर 40 केजी वेट रख दिया, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही 40 केजी से वेट ऊपर ज़्यादा बढ़ाया आपने, तो एक्स्ट्रा वेट को हम क्या कर देंगे, क्योंकि 40 किलोग्राम वेट से ज़्यादा हम वेट सहन नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारी कैपेसिटी 40 किलोग्राम वेट को सहन करने की है। और अगर 40 किलोग्राम वेट से ज़्यादा वेट रख दिया तो एक्स्ट्रा वेट को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट हम ये कह रहे हैं आपसे कि जैसे हम 40 किलोग्राम वेट सहन कर सकते हैं और हमारे ऊपर 5 केजी वेट रख दिया, तो क्या हमारी कैपेसिटी 5 केजी के बराबर होगी? नहीं, 40 किलोग्राम के बराबर होगी, क्योंकि ये बात अलग है। जैसे हमारी कैपेसिटी 40 केजी है और हमारे सर पर वेट रख दिया आपने 5 केजी, तो कैपेसिटी तो 40 केजी रहेगी। बात अलग है कि 5 केजी तो सहन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट सहन कर सकते हैं हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के 40 किलोग्राम। मान जाइए आप, अगर 40 किलोग्राम वेट से आपने ज़्यादा हमारे ऊपर रखा तो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है का नहीं। तो एक्स्ट्रा वेट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एक्स्ट्रा वेट को उतार देंगे। हमने वेट रखा मान लो 5 केजी, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी कैपेसिटी अब 5 केजी रह गई, कैपेसिटी तो 40 केजी है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति की वेट को सहन करने की क्षमता उसके ऊपर रखे गए वेट के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करेगी उसके साइज पर और उसके शेप पर। अगर उसका साइज व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। नहीं, किसी 10 साल के बच्चे की कैपेसिटी देखें हम, 10 साल के बच्चे की कहें हम इसके ऊपर 400 किलोग्राम वेट रखेंगे, नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो 10 साल के बच्चे की कैपेसिटी मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 15 केजी की है, 15 केजी उस पर वो वेट सहन कर सकता है, मान जाइए आप, ठीक है नहीं। तो ऐसा थोड़ी है तो उस पर हम 100 केजी वेट रख दें, 100 केजी से बेचारा वो टूट फूट जाएगा वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कितना सहन कर सकता है, क्योंकि वो छोटा है साइज में, ठीक है ना। सेम इसी तरह से किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है, क्या है कैपेसिटी, मतलब क्या है कैपेसिटी का, द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। द एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है बच्चों ने, द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर लिख दीजिए, सिंपल सी, ठीक है ना। आइसोलेटेड से पहले एन आएगा बच्चों। द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, सिंपल है, इंग्लिश थोड़ा सा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन सब्जेक्ट प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी किसी भी कीमत पर। द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के द्वारा, आइसोलेटेड का मतलब है जिस कंडक्टर को आपने किसी वुडन स्टैंड पर या किसी सिल्क थ्रेड से, किसी सरफेस से, रिजिड सरफेस से हमने सस्पेंडेड करा दिया है, आइसोलेटेड हो गया। अब हम इसको चार्ज दें तो हर एक कंडक्टर की चार्ज को सहन करने की एक निश्चित लिमिट है। We cannot give any desired amount of charge to a conductor except earth। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी कंडक्टर को जितना चाहें उतना चार्ज दे सकें, केवल अर्थ को छोड़कर। अर्थ ही हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसको हम कितना भी चार्ज दें लेकिन उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, अर्थ को छोड़ करके। और दूसरा कोई कंडक्टर हमारे पास ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे जिसको हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकें, क्योंकि हर एक कंडक्टर की चार्ज को सहन करने की, टॉलरेट करने की एक निश्चित लिमिट होती है कि उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज अगर हमने उसको दिया तो वो कंडक्टर अपने सराउंडिंग मीडियम को क्या कर लेगा, आयोनाइज कर लेगा, और उसका एक्स्ट्रा चार्ज उस सराउंडिंग मीडियम के अपोजिट चार्ज से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई कंडक्टर है आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर में बता चुका हूं जिस कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग सपोर्ट, जैसे सिल्क थ्रेड है इंसुलेटर है, उससे बांध करके हमने इसको लटका दिया तो आइसोलेटेड बन गया। या फिर हम इस कंडक्टर को हम किसी वुडन स्टैंड पर रख दें, आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड कहते हैं जो कंडक्टर दूसरे किसी कंडक्टर से जिसका कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है ना। जैसे ये कंडक्टर है आइसोलेटेड कंडक्टर, अब हम इसको चार्ज देना चाहते हैं बच्चों, और किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को सहन करने की एक निश्चित क्षमता है, निश्चित लिमिट है कि उसके बाद और वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता। जैसे यही कंडक्टर मान लो आप, और इसको हम चार्ज दे रहे हैं, और चार्ज देने के लिए हमने एक हाई वोल्टेज जनरेटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज, हाई वोल्टेज जनरेटर की ये टर्मिनल तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये टर्मिनल का पॉजिटिव इस हाई वोल्टेज जनरेटर HT हाई टेंशन और हाई वोल्टेज जनरेटर है, ये HT कह सकते हैं हम, हाई टेंशन जनरेटर या हाई वोल्टेज जनरेटर। जैसे ही इस जनरेटर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और सराउंडिंग मीडियम मान लो इसके चारों ओर मीडियम एयर है, इसके चारों ओर मीडियम क्या है मेरे बच्चे, एयर, हवा। और आपको मालूम है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मेरे बच्चे 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है कितना, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ये कंडक्टर है और इसके सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है। ध्यान से सुनना, इसको, इस आइसोलेटेड कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है किसी जनरेटर से। जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने इसे कनेक्ट किया है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको कैसा चार्ज देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज देने का सेंस क्या, इस पर, इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आने का सेंस क्या है कि इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके सरफेस पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ते बढ़ते जैसे ही इसके सरफेस पर चार्ज के बढ़ने से इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, बढ़ते चार्ज बढ़ते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसके इस कंडक्टर पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ेगी। चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते जैसे ही कितना हुआ, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हुआ, उसके बाद जैसे ही इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर चार्ज पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, और चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलते गए, चार्ज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन निकलते गए, चार्ज बढ़ता गया, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तुरंत जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हुआ, देन एयर बिकम आयोनाइज्ड। एयर क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, आयोनाइज्ड। एयर के अंदर प्लस और माइनस, एयर आयोनाइज्ड होने का मतलब है एयर के जो एटम हैं उन एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव और आयंस। एयर बिकम आयोनाइज्ड का मतलब इसके एटम से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, एटम पर चार्ज कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव। देखिए अब जरा ध्यान से, ये जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल इससे क्या ले रहा था, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन। भाई इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे ना जनरेटर पर, इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, और इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आए, इसके सरफेस पर प्लस चार्ज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन निकलते गए, चार्ज पॉजिटिव बढ़ता गया, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हुआ, उसी समय तुरंत एयर बिकम आयोनाइज्ड, देन इंसुलेशन ऑफ एयर इज ब्रेक डाउन। ठीक है ना, एयर आयोनाइज हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, तुरंत एयर आयोनाइज हो गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इधर जाएगा, तुरंत ये कंडक्टर क्या होगा, क्या करेगा, एयर जो आयोनाइज्ड हो गई है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। अब देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर,
कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ, उसके बाद जनरेटर ने इससे इलेक्ट्रॉन लेना और शुरू किया, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, और इस कंडक्टर ने जितने इलेक्ट्रॉन इस जनरेटर ने, जैसे ही इस पर चार्ज मैक्सिमम हो गया, इस मैक्सिमम चार्ज के कारण इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया। उसके बाद जब ये जनरेटर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन जनरेटर इसे कंडक्टर से लेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर सराउंडिंग मीडियम जो आयोनाइज हो गया है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा। तो इस कंडक्टर पर उसके बाद चार्ज बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि जनरेटर ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, जितने इलेक्ट्रॉन जनरेटर इस वाले कंडक्टर से जनरेटर पर गए मैक्सिमम चार्ज होने के बाद, उतने इलेक्ट्रॉन इसने सराउंडिंग मीडियम से ले लिए, तो उसके बाद इस पर चार्ज का बढ़ना बंद। इसका मतलब इस मैक्सिमम, मतलब कहने का इतने चार्ज, जो भी चार्ज इसने मैक्सिमम गेन कर लिया है, कब तक? जब तक इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हुआ, उस समय तक इस कंडक्टर ने जितना चार्ज ज्यादा से ज्यादा गेन कर लिया है, उसके बाद मीडियम हो गया आयोनाइज, उसके बाद इस पर चार्ज बढ़ना बंद। क्लियर है ये बात? सो द एबिलिटी, इसीलिए लिखा है द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसका मतलब सराउंडिंग मीडियम के आयोनाइज्ड होने से पहले तक, जस्ट पहले तक, इस कंडक्टर के द्वारा अधिक से अधिक चार्ज सहन करने की जो एबिलिटी होती है, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी? कैपेसिटी। ये बात क्लियर है? चलें आगे बच्चों। सो द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। If a charge of the conductor is 0, then its potential is 0. अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज 0 है तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। इसका सेंस क्या हो गया? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको दिए गए चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोर इज द चार्ज, मोर इज द पोटेंशियल, लेस इज द चार्ज, लेस इज द पोटेंशियल। इफ चार्ज इज 0, देन पोटेंशियल इज 0। इस लाइन को अंडरलाइन कर दें। अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज 0 है तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। इसका सेंस क्या हो गया कि पोटेंशियल डिपेंड करेगा किस पर? चार्ज पर। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज अगर कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू इट। Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा दो C, Q बराबर CV, सो C इक्वल टू Q अपॉन V। इन दिस रिलेशन C इज कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। C इज कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ Q एंड V। ये पॉइंट बहुत काम का है बच्चों। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसको दिए गए चार्ज के अमाउंट Q और V के मान पर डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ C इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q एंड V। सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने, क्योंकि किसी कंडक्टर पर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि किसी एक कंडक्टर की कैपेसिटी निश्चित होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरी कैपेसिटी 40 किलोग्राम वेट सहन करने की है और हमारे ऊपर 5 किलोग्राम वेट रखा है, तो क्या हमारी कैपेसिटी 5 किलोग्राम हो जाएगी? नहीं भाई, 40 किलोग्राम रहेगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं हमारे ऊपर 400 किलोग्राम वेट रख दें हम, तब हमारी कैपेसिटी 400 किलोग्राम हो जाए? नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। हमारी कैपेसिटी, एक कंडक्टर की कैपेसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहती है, ठीक है ना। उसको किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसको दिए गए चार्ज के अमाउंट और उसके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। सो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q एंड V, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा उसका। चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम है, तो दोनों का रेशियो जो है एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटी C क्या है? फिक्स होगी।
इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस कंडक्टर के साइज पर। साइज अगर बड़ा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, साइज छोटा है कैपेसिटी छोटी होगी। जैसे हमारी कैपेसिटी 40 किलोग्राम वेट सहन करने की है मान जाइए, और एक छोटा बच्चा है कोई हमसे 10 साल का कोई बच्चा है तो उसकी कैपेसिटी तो 40 किलोग्राम से हमसे तो कम ही होगी ना, क्योंकि हमारा साइज उससे बड़ा है। ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसको दिए गए चार्ज का अमाउंट और उसकी पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। ये बात क्लियर है। वैल्यू ऑफ सी मींस कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन इट्स साइज एंड शेप। ये लिखा हुआ है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। इन दिस रिलेशन सी इज ए कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू एंड वी। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसको दिए गए चार्ज और उसके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। इट इज डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर ओनली। क्लियर है। इफ v इक्वल टू 1, इफ v इक्वल टू 1 देन c इक्वल टू q। विशेष ध्यान से सुनिएगा, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस कंडक्टर को दी गए चार्ज का वो अमाउंट है जो उसकी पोटेंशियल को यूनिटी चेंज कर दे भाई। सो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ये लिख दिया है, ये रहा। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर सो दैट इट्स पोटेंशियल बिकम यूनिटी। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर सो दैट इट्स पोटेंशियल बिकम यूनिटी। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस कंडक्टर को दिए गए चार्ज का वह अमाउंट है जो उसके पोटेंशियल को यूनिटी चेंज कर दे। ये बात क्लियर है। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर सो दैट्स इट्स पोटेंशियल बिकम यूनिटी। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस कंडक्टर को दिए गए चार्ज का वह अमाउंट है जो उसके पोटेंशियल को यूनिटी चेंज कर दे। Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ये नोट किया है आपने। Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, सो कर्व बिटवीन Q एंड V इज स्ट्रेट लाइन। Q और V के बीच कर्व अगर खींचे, Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कंडक्टर को क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है या पोटेंशियल दिया है भाई। किसी कंडक्टर को जो गिवन क्वांटिटी है वो तो चार्ज है, और चार्ज को देने से उसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये V क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, ये गिवन क्वांटिटी है। तो वेरिएबल क्वांटिटी Q इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो गिवन क्वांटिटी है वो तो Q है, और वेरिएबल क्या है, इसके देने से बदल क्या रहा है V। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच कर्व कैसा होगा बेटा। जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको तो लो एक्स एक्सिस पर, और जो गिवन क्वांटिटी है वो लो वाई एक्सिस पर। कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इस कर्व का स्लोप कहते हैं tan थीटा को बच्चों। यहां से यहां तक चार्ज दिया हमने Q, तो ये तो Q हो गया, जिससे इसका पोटेंशियल चेंज होकर के कितना हो गया V। तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं बच्चों, मैंने लिख दिया है नीचे देखो। Q इज अ डायरेक्शनल V, सो द ग्राफ और कर्व बिटवीन Q एंड V विल बी स्ट्रेट लाइन। और इस कर्व का जो स्लोप होगा, Q और V के बीच ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। जो गिवन क्वांटिटी है वो तो लिए हमने वाई एक्सिस पर, और वेरिएबल क्वांटिटी लिए हमने एक्स एक्सिस पर। भाई चार्ज को देने से उसका पोटेंशियल बदल रहा है, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो तो V है, और जो गिवन क्वांटिटी है वो Q है। ठीक है ना। इस कर्व का स्लोप ये तो हो गया Q, और ये हो गया V। तो इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा को स्लोप कहते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, Q अपॉन V, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू लगाते हैं ना, इक्वल टू क्या होगा, ये C।
इस कर्व का जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिनोट करेगा बच्चों। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू C, वेयर C इज कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मोर इज द स्लोप, मोर इज द कैपेसिटी, लेस इज द स्लोप, लेस इज द कैपेसिटी। शर्त ये है कि बाई एक्सिस पर तो गिवन क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पर वेरिएबल क्वांटिटी है। ध्यान है ना। जैसे आपने एक लॉ पढ़ा था बच्चों, ओम्स लॉ, ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे आप कहते थे V डायरेक्शनल I, V पोटेंशियल है और I क्या है, करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। V इज इक्वल टू IR पढ़ा था ना, कर्व बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन। ये तो V ले लें और ये I, ये तो गिवन क्वांटिटी है और ये वेरिएबल क्वांटिटी है। कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और इस कर्व का स्लोप, गिवन क्वांटिटी तो V है, तो ये तो V हो गया और ये I हो गया। ये बात क्लियर है। इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो उसके बाद क्या लगाते हैं हम, R, तो V बराबर IR लिखते हैं ना हम, तो R यहां पर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सेम उसी तरह से हमने यहां लिखा है बच्चों, ध्यान दें, यार Q इज अ डायरेक्शनल V, Q इज अ डायरेक्शनल V, सो द ग्राफ बिटवीन Q एंड V विल बी स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चे, यहां पर इस ग्राफ का स्लोप चेक करें भाई। गिवन क्वांटिटी तो किधर है, वाई एक्सिस पर है, वेरिएबल क्वांटिटी किधर है, एक्स एक्सिस पर। इस कर्व का स्लोप, ये तो Q है, ये वाली वैल्यू तो, और यहां तक क्या है, V। स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V इज इक्वल टू C। स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी, इस कैपेसिटी की जो यूनिट होगी मेरे बच्चे, C बराबर क्या है, Q अपॉन V। Q क्या चीज है, चार्ज। चार्ज की SI सिस्टम में यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल की SI सिस्टम में यूनिट होती है वोल्ट। तो कैपेसिटी की स्पेसिफिक यूनिट कूलम पर वोल्ट या फिर फैरड लिखते हैं SI सिस्टम में। नोट कर लो आप इस बात को। CGS यूनिट लिखेंगे तो कैपेसिटी की स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैरड इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम। Q को लिखते हैं कूलम और पोटेंशियल को लिखते हैं वोल्ट में। तो कैपेसिटी की यूनिट हो गई कूलम पर वोल्ट और फैरड इन SI सिस्टम और MKS सिस्टम। CGS यूनिट होती है ESU ऑफ कैपेसिटी और स्टड फैरड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन CGS सिस्टम। अगर किसी कंडक्टर को हम 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में चेंज 1 वोल्ट हो जाए मेरे बच्चे, तो डेफिनेट उसकी कैपेसिटी 1 फैरड होगी, क्योंकि C बराबर क्या है, Q अपॉन V। अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें जिससे उसके पोटेंशियल में चेंज 1 वोल्ट हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी C बराबर Q की जगह पर तो 1 कूलम, V की जगह पर 1 वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, फैरड इज इक्वल टू 1 फैरड। किसी चार्ज को 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में चेंज 1 वोल्ट हो जाए, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरड होगी। ठीक है ना। ये तो SI सिस्टम में यूनिट हो गई, ये तो फैरड की डेफिनेशन हो गई ना भाई। किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में चेंज 1 वोल्ट हो, तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरड हो। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अगर इसको CGS में लिखेंगे बच्चों, तो 1 कूलम को लिखेंगे 3 × 10⁹ स्टड कूलम, और वोल्ट को लिखेंगे 1/300 स्टड वोल्ट। क्लियर है। 300 को ऊपर ले जाओ तो वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 10⁹ और 300 ऊपर ले गए तो कितना हो गया, 9 × 10⁻11 स्टड फैरड। अरे स्टड कूलम अपॉन स्टड वोल्ट को लिख सकता हूं मैं स्टड फैरड, और ये 300 ऊपर पहुंच गया, तो 3 × 10⁻9 और 300 ऊपर ले जाओ, तो 9 × 10⁻11 और स्टड कूलम अपॉन स्टड वोल्ट को लिख सकता हूं मैं स्टड फैरड। और ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है किसकी जगह पर लिखी है आपने, देखो
ये जो वैल्यू लिखी है आपने इसकी जगह पर लिखी है ना, इसकी जगह पर भाई 1 कूलम को लिखा है 3 इंटू 10⁻9 स्टड कूलम, 1 वोल्ट को लिखा है 1/300 स्टड वोल्ट। तो ये बात और ये बात तो एक ही है। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट बराबर 1 फैराड, तो 3 इंटू 10⁻9 स्टड कूलम अपॉन 1/300 स्टड वोल्ट, स्टड कूलम अपॉन स्टड वोल्ट को लिख सकता हूँ स्टड फैराड, और 3 और ये 300 ऊपर ले जाओ तो 3 इंटू 300 900 इंटू 10⁻9, तो 2 जीरो के 10⁻11 कर दिया, तो 9 इंटू 10⁻11 स्टड फैराड। तो ये 9 इंटू 10⁻11 स्टड फैराड बराबर हो गया किसके? 1 फैराड के। तो इसका मतलब 1 फैराड में 9 इंटू 10⁻11 स्टड फैराड होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। फैराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी की जो यूनिट फैराड है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, फैराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। फैराड कैपेसिटी की जो यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों। जो कंडक्टर हमको दैनिक यूज के लिए मिलते हैं, जो कंडक्टर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं दैनिक यूज के लिए, जो कंडक्टर हमको मिलते हैं बच्चों, उनकी कैपेसिटी फैराड में नहीं लेती, क्योंकि जिन कंडक्टर की कैपेसिटी फैराड में होती है उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उनको आसानी से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? उनका साइज किलोमीटरों में होता है। तो इसीलिए कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी की यूनिट फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे कंडक्टर हमको दैनिक यूज के लिए नहीं मिलते, हम ऐसे कंडक्टर नहीं बनाए जा सकते दैनिक यूज के लिए जिनकी कैपेसिटी फैराड में हो, क्योंकि जिन कंडक्टर की कैपेसिटी फैराड में होगी उनका साइज अर्थ से भी बड़ा होगा, अर्थ से भी बहुत बड़ा साइज होगा ऐसे कंडक्टर जिनकी कैपेसिटी फैराड में हो। इसीलिए फैराड कैपेसिटी की बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे कंडक्टर हम दैनिक यूज के लिए नहीं बना सकते जिसकी कैपेसिटी फैराड में हो। दैनिक यूज के लिए जो कंडक्टर बनते हैं उनकी कैपेसिटी की यूनिट यूज करते हैं बच्चों हम मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। ठीक है ना? मिली फैराड भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और 1 मिली फैराड बराबर होता है 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁶ फैराड, नोट कर लेना बच्चों। 1 नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड। फेम्टो या फर्मी फैराड या फेम्टो 1 फेम्टो फैराड 10⁻15 फैराड होगा। ठीक है? नहीं कोई झमेला तो नहीं है। 1 एटो 10⁻80। ठीक है? जानते होंगे आप, ये आप नोट कर सकते हैं। 1 मिली फैराड में 10⁻³ फैराड, माइक्रो फैराड में 10⁻6 फैराड जरूरत पड़ती है इनकी। नैनो फैराड 10⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको बताया गया है अभी अभी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट of different values of Q and V, but capacity of conductor is depend upon its size and shape and nature of medium surrounding the conductor and presence of other conductor। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ बच्चों। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट, ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। On the size of conductor, as the size of conductor increase, then its capacity increase। कंडक्टर का साइज बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, साइज छोटा है कैपेसिटी कम होगी। क्लियर है ये बात? तो सिंपल सी बात हो गई। मोर इज द साइज मोर इज द कैपेसिटी, लेस इज द साइज लेस इज द कैपेसिटी। सेकंड पॉइंट देखिएगा, ऑन द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के चारों ओर जो मीडियम है, कंडक्टर की कैपेसिटी उस मीडियम की नेचर पर भी डिपेंड करती है। उस मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, किसी कंडक्टर के चारों ओर जो मीडियम है उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है? सो मीडियम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। क्योंकि कोई कंडक्टर, किसी कंडक्टर के चारों ओर कोई मीडियम ऐसा हुआ जो
जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मीन्स वो देर से आयोनाइज्ड है। तो इसका मतलब जिस मीडियम की प्रेजेंस में किसी कंडक्टर को चार्ज हम ज़्यादा दे सकें, इसका मतलब उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयोनाइज्ड होने से जस्ट पहले तक उसके उस मीडियम के द्वारा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड सहन किया जाता है उसको उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है बच्चों। जो मीडियम जिसकी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, तो उस मीडियम की प्रेजेंस में उस कंडक्टर की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। सो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। C इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, जहां पर K उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसको मैं लिख सकता हूं C डैश बराबर C इंटू K, C डैश बराबर C इंटू K। ये तो उस मीडियम में कैपेसिटी है और ये वैक्यूम में या एयर में कैपेसिटी है, और K उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों। K in this relation K is a dielectric constant of medium, C capacity of conductor in air or in vacuum, क्योंकि वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू बच्चों 1 होती है। वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू, K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर का और वैक्यूम का। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, क्योंकि वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं होता, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.0058, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, लगभग एक ही मान लें आप। तो यहां पर K क्या चीज है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, C एयर में या वैक्यूम में कैपेसिटी है, और C डैश उस मीडियम में कैपेसिटी है जिस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, बहुत काम की चीज है बच्चों। ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट, ये बहुत काम का पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। बहुत सिंपल सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट। किसी कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो इस बात पर भी उस कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है। ठीक है ना बच्चों? ठीक नहीं है तो मैं बताता हूं, सुनो। जैसे कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, विशेष ध्यान से सुनना, प्रॉपर तरीके से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कोई मेटेलिक प्लेट है, ये मैंने इसको नाम दे दिया है A, ठीक है ना? अगर इस मेटेलिक प्लेट को मैं हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दूं, बच्चों ध्यान से सुनना, और इसके सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर है। एयर के ठीक आयोनाइज्ड होने से पहले तक इस प्लेट पर, इस हाई वोल्टेज जनरेटर के द्वारा इस प्लेट पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, मैक्सिमम चार्ज मान लो इस पर प्लस का Q आ गया, और इस Q की वैल्यू प्लस Q की वैल्यू मान लो, मैंने मैक्सिमम वैल्यू Q की कुछ भी मान लो, मान लो 50 माइक्रोकूलम है, मान जाइए। तो इसको चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल भी आएगा, और पोटेंशियल चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 50 माइक्रोकूलम, इसके बाद इसको चार्ज और नहीं दिया जा सकता। भाई एयर की प्रेजेंस में इस जनरेटर ने इसको इस कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम एबिलिटी चार्ज को सहन करने की मान जाइए आप 50 माइक्रोकूलम है, इससे इस कंडक्टर को इससे ज़्यादा और चार्ज नहीं दे सकते हैं। और इस केस में जब इस पर चार्ज इतना मैक्सिमम पहुंच गया 50 माइक्रोकूलम, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी तो मैक्सिमम होगा, कि उसके बाद इसका पोटेंशियल और नहीं बढ़ाया जा सकता। और इस पोटेंशियल को हम चेक कर सकते हैं किससे? ये क्या चीज़ है मालूम है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस पर चार्ज मैक्सिमम आ गया? भाई इसको किसी जनरेटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जनरेटर इसको चार्ज देता जाएगा,
चार्ज देगा तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो मैंने बताया था, क्योंकि चार्ज गिवन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू इट। जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीफ है इनका डाइवर्जेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डाइवर्जेंस बढ़ता गया। और जब इसका डाइवर्जेंस बढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद जनरेटर लगा रहा और डाइवर्जेंस इसका बढ़ना बंद हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि अब इस पर और चार्ज नहीं जा सकता। इस केस में जब इस पर मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया, उस केस में इसके सरफेस पर जो भी पोटेंशियल हो गया, मान लो इस कंडक्टर का पोटेंशियल मान लो प्लस, क्योंकि प्लस का चार्ज है इस पर, प्लस 10 वोल्ट हो गया, मान जाओ। मतलब इस कंडक्टर को हम एयर की प्रेजेंस में इतना चार्ज दे सकते हैं कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाए। इस पोटेंशियल से हम इसको और ज्यादा पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है? अब एक काम कर लो, अब इस जनरेटर को यहां से हटा दो। जनरेटर को हमने हटा दिया, जनरेटर को क्या हट गया, तो जनरेटर क्या छोड़ गया, इस पर चार्ज कितना, 50 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब एक काम करो, इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर रख दो जिस पर कोई चार्ज नहीं है। एक प्लेट मैंने और रख दी इसके पास में, बी मान लो, और इस पर कोई चार्ज नहीं। इस कंडक्टर के पास दूसरी प्लेट रख दी मैंने जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इंडक्शन के कारण देखो क्या होगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है ना, जनरेटर दे करके जनरेटर ने चार्ज दे दिया, हमने जनरेटर को हटा लिया। जहां तक तो बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम चार्ज देगा जनरेटर इसको, और इसके सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा 10 वोल्ट हो गया। सिंपल सी बात हो गई। अब हमने क्या किया, इस जनरेटर को हटा दिया। हटाने के बाद इस कंडक्टर के पास हमने कोई अनचार्ज प्लेट लेके आए, हम इसके पास ऐसी प्लेट लेकर के आए बी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो होगा क्या, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो इसके इंडक्शन के कारण इस प्लेट के बी के इस साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। इस पर तो प्लस है ना बच्चों, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर तो प्लस है। भाई जनरेटर चार्ज दे गया और जनरेटर को मैंने हटा दिया, तो इस पर चार्ज प्लस का आ गया। अब हमने क्या किया, इस प्लेट के सामने एक ऐसी प्लेट लगा दी मेटल की जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके इंडक्शन के कारण फ्रंट सरफेस पर कैसा आएगा, प्लस इधर है तो इस पर माइनस आएगा, इंडक्शन से इधर चला जाएगा प्लस। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इस वाली प्लेट को जिस पर कोई चार्ज नहीं है, देखो जरा गौर से, इस पर इधर माइनस इधर प्लस, टोटल चार्ज इस पर तो 0 है अब भी। अब हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को हमने अर्थ कनेक्ट कर दिया बच्चों। अर्थ कनेक्ट करने से क्या होगा मालूम है, कि ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज चला गया अर्थ में, ये जो प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस पर प्लस चार्ज अर्थ में जाने का मतलब है अर्थ से इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो अब इस पर चार्ज कैसा बचा, माइनस का। तो ये जो माइनस का चार्ज बचा हुआ है बी प्लेट के फ्रंट सरफेस पर, ये माइनस चार्ज प्लेट ए के सरफेस पर कुछ माइनस का पोटेंशियल जनरेट कर देगा मेरे बच्चे। मान लो इस प्लेट ने इसके सरफेस पर माइनस का 2 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट कर दिया, तो प्लेट ए का टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल दिस प्लस दिस 8 वोल्ट हुआ। जब ये प्लेट नहीं थी, जनरेटर ने इसको चार्ज दिया, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया था, 10 वोल्ट। तो इसकी कैपेसिटी पहले कितनी है, Q/V। Q कितना है, 50 माइक्रोकूलम, मान जाओ, पहले लिख चुके हो आप। और इसका पोटेंशियल कितना था जनरेटर के प्रेजेंस में, पहले 10 वोल्ट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 50/10, 5 माइक्रोफैराड हुई। अब हमने क्या कर दिया, जनरेटर को हटाकर इसके सामने अनचार्ज प्लेट रखी है बस, और कुछ किया ही नहीं हमने। तो इंडक्शन से क्या हो गया, इधर आ गया माइनस, इधर चला गया प्लस, और इसको कर दिया अर्थ कनेक्ट, प्लस चला गया अर्थ में। एक्चुअल में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए होंगे जो प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो प्लेट बी पर कैसा बचा चार्ज, माइनस का। तो ये माइनस का बचा हुआ चार्ज प्लेट ए के सरफेस पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर देगा मेरे बच्चे, जिससे इसकी पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। और पोटेंशियल जैसे ही इसको अनचार्ज प्लेट को रखा और इसको अर्थ जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तुरंत ये कंडक्टर इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि इस
प्लेट बी के फ्रंट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण प्लेट बी प्लेट ए के सरफेस पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर देगी, जिससे प्लेट ए का टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट हुआ। चार्ज इस पर तो उतना ही रहा, पोटेंशियल इसका क्या हुआ घट गया। पोटेंशियल घटा या नहीं घटा ये बात कैसे पता चलेगी आपको, इस जनरेटर को हटा करके जैसे ही प्लेट रख करके इसको अर्थ करेंगे, तुरंत इसकी जो प्लेटें हैं ना, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो ये लीफ है, ये पहले से क्या हो जाएंगी, थोड़ी पास पास आ जाएंगी। इसको रखकर अर्थ करने मात्र से ही ये प्लेटें पास पास आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस इसका घट गया, और डाइवर्जेंस तभी घटता है जब पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम है तो डाइवर्जेंस कम होगा। ये बात हमको तुरंत मालूम चल जाएगी कि जैसे ही इस जनरेटर को हटाएंगे आप यहां से, और इस प्लेट को इसके पास अनचार्ज प्लेट रखकर इसको अर्थ कर देने मात्र से ही सेकंड प्लेट की फ्रंट सरफेस का नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस पर चार्ज तो यही रहा और पोटेंशियल हो गया कम, तो अब नई कैपेसिटी क्या हो गई, देखो जरा गौर से, चार्ज तो वही है और पोटेंशियल चेंज हो गया। पहले कितना था, चार्ज वही है, क्योंकि हमने जनरेटर को हटा दिया, चार्ज तो जनरेटर छोड़ के चला गया ना 50 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल अब नया पोटेंशियल इसकी प्रेजेंस से ही, इसके रखने मात्र से ही इसका पोटेंशियल घट गया। पहले कितना था, 10 वोल्ट था पहले, अरे पहले 10 वोल्ट था ना, ये लिखा है। पहले कैपेसिटी कितनी थी, 5 माइक्रोफैराड थी इसी प्लेट की। अब क्या हुआ, इसके रख देने मात्र से ये पोटेंशियल क्या हो गया 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी हो जाएगी 12.5 माइक्रोफैराड। मेरे ख्याल से आपने कुछ नहीं किया, केवल इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर रखा और उसको अर्थ कर देने से ही इस कंडक्टर ने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम, और चार्ज वही रहा, पोटेंशियल कम हो गया, तो कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। तो यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर है या नहीं। अगर किसी कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर रख दिया तो हमने क्या किया यहां पर, यही तो किया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर डिक्रीज, हेंस इट्स कैपेसिटी इंक्रीज। C बराबर Q अपॉन V, चार्ज तो वही है, पोटेंशियल घट गया तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। किसी कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर रख देने से पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाने के कारण इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पर चार्ज तो वही रहा और इसको रख देने से इसके पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इस चीज को आप नोट कर सकते हो बच्चों, कर लिया, हटा दूं मैं इसे, फिर से समझ लो। इस बात को मैंने लिख दिया है यहां पर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर डिक्रीज। किसी एक कंडक्टर के पास, चार्ज कंडक्टर के पास कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रख देंगे तो पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाने के कारण उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर लिख देना डिक्रीज है, हेंस इट्स कैपेसिटी इंक्रीज। C बराबर Q अपॉन V, Q तो वही है, पोटेंशियल घट गया, कम से डिवाइड करोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं बच्चों। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है और इसको हमने चार्ज दिया है Q। मैंने लिख दिया है यहां पर, इफ वी गिव ए चार्ज Q ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R तो रेडियस है और Q इसको गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, देन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस दी है और मैंने चार्ज उसको दिया हुआ है,
तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना जनरेट हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R। हमें क्या निकालनी है, उसकी कैपेसिटी C बराबर Q/V होता है। तो Q तो Q है, V की जगह पर ये वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू हटा करके यहाँ लिख दो। तो भाई C बराबर Q/V, Q/V की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/R। इस Q से ये Q कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो कैपेसिटी कितनी हो गई 4πε0R। क्लियर है ये बात, जरा गौर से देखो यहाँ पर 4πε0R इन SI सिस्टम। और 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों इसकी, भाई 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 की वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ होती है, जानते हो ना। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उल्टा कर दो, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 × 10⁹। तो इस 4πε0 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 1/9 × 10⁹ R ये है ये वाला। क्लियर है, कैपेसिटी यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड। So C is a direct capacity of spherical conductor is directly proportional to its radius. रेडियस ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। मोर इज द साइज मोर इज द कैपेसिटी, लेस इज द साइज लेस इज द कैपेसिटी। सिंपल सी बात हो गई ना, समझ आ गई होगी बात। C is a directional R, curve between C and R is a straight line. In CGS सिस्टम वैल्यू ऑफ 4πε0, SI सिस्टम में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9 × 10⁹, ये लिखा है 1/4πε0। SI सिस्टम में वैल्यू है इन MK सिस्टम, कौन से सिस्टम में SI सिस्टम, SI सिस्टम। तो 4πε0 की SI सिस्टम में वैल्यू कितनी हो गई 1/9 × 10⁹। और CGS सिस्टम में 1/4πε0 = 1 होता है इन CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम तो 4πε0 की वैल्यू CGS में कितनी होगी मेरे बच्चे 1। तो 4πε0 की जगह पर यहां पर अगर 1 लिखते हैं तो C बराबर क्या होगा R इन CGS सिस्टम। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बच्चों। चलें आगे। इफ द अर्थ इज सपोज टू बी ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, अगर हम अर्थ को, अर्थ वैसे भी कंडक्टर ही है, अगर अर्थ को हम 6400 किलोमीटर रेडियस का कोई कंडक्टर मान लें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। इफ द अर्थ इज सपोज टू बी ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर देन फाइंड आउट इट्स कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, C बराबर R/9 × 10⁹। C बराबर R/9 × 10⁹। रेडियस कितनी है अर्थ की 6400 किलोमीटर लिख दो, या फिर 6.4 × 10⁶ मीटर। भाई किलोमीटर को मीटर बनाओगे ना, रेडियस हो गई अर्थ की 6.4 × 10⁶/9 10⁹। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो, तो 6.4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.711, और ये वैल्यू ले जाओ ऊपर 10⁻³ फैराड, इतने फैराड आई मात्र। इस डेसिमल को हटाओ बच्चों, और इस डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले जाओ, तो 1 2 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁶। तो 712 10⁻⁶ फैराड। 10⁻⁶ को लिख देना माइक्रो, तो ये इसको लिख सकता हूं मैं 711 माइक्रो फैराड मात्र। देखो माइक्रो में लिखी है ये, अर्थ इतनी बड़ी है, रेडियस इतनी ज्यादा है अर्थ की, तब भी अर्थ की कैपेसिटी देखो माइक्रो फैराड में लिखी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, फैराड जो यूनिट है ना कैपेसिटी की, बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे कंडक्टर हमारे पास दैनिक यूज के लिए नहीं होते जिनकी कैपेसिटी फैराड में हो। हमारी अर्थ इतनी बड़ी है तब भी इसकी कैपेसिटी देखो माइक्रो फैराड में आई है। ठीक है ना। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपने पहले पढ़ी थी। इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको कूलम्स लॉ में F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ध्यान है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट
यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। इसकी यूनिट तो कुछ होगी नहीं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, इसकी यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से इस वाले रिलेशन से ध्यान आ रहा है ना। अब यहाँ से निकालिएगा जरा कैपेसिटी की यूनिट, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ से निकालो। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट तो कुछ होती नहीं है बच्चों, इसकी यूनिट होती है फैरड, इसकी होती है मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई फैरड पर मीटर, ये लिखा है द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो फैरड पर मीटर। इट दिस यूनिट इज, ये किसकी यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो फैरड पर मीटर। इसको कैपेसिटी ग्रेडियंट की यूनिट भी बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटी ग्रेडियंट। इट्स यूनिट इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटी ग्रेडियंट। कैपेसिटी ग्रेडियंट की यूनिट भी फैरड पर मीटर होती है। इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर लिखो या फिर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो, दोनों ही बात एक है। यहां तक बात क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर। कंडेंसर को हम कैपेसिटर भी कहा जाता है। कंडेंसर और कैपेसिटर, कंडेंसर इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। कैपेसिटर और कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है मेरे बच्चे जिसमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बिना उसका साइज चेंज किए कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। कंडेंसर इज ए डिवाइस, कंडेंसर इज ए डिवाइस which increase the capacity of a conductor without increasing its size. It is a device, note करो मेरे साथ साथ, it is a device which increases the capacity of a conductor without increasing its size. कंडेंसर और कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बिना उसका साइज बढ़ाए बढ़ा दिया जाता है। कंडेंसर और कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी अभी बताया था, जैसे कोई मेटलिक प्लेट है ए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, और इसको मैंने किसी हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, तो जनरेटर क्या देगा, इसको चार्ज देगा, और जनरेटर ने इसको चार्ज दे दिया मैक्सिमम चार्ज प्लस की, जिससे इसके सरफेस पर बढ़कर के पोटेंशियल मैक्सिमम जो भी हो गया। ये पोटेंशियल कहां से पता चलेगा मुझे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की इन दोनों स्ट्रिप से। जब इन दोनों की इस गोल्ड लीफ स्ट्रिप की ये दोनों लीफ हैं, इनका डाइवर्जेंस बढ़ना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि इस कंडक्टर के द्वारा जितना चार्ज सहन करना था, जितना चार्ज इस पर आना है, इस एयर की प्रेजेंस में या जो भी मीडियम इसके सराउंडिंग उसकी प्रेजेंस में जितना चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा ये ले सकता है, इस जनरेटर से उसने ले लिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, इस जनरेटर को हटा दो। वो आपने एक बात लिखी है, कंडेंसर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बिना उसका साइज बढ़ाए बढ़ा दी जाए। तो यहां पर यही अरेंजमेंट किया है, देख लो जरा। इस कंडक्टर मींस इस प्लेट को हमने जनरेटर से चार्ज दिया और जनरेटर को हमने हटा दिया। जनरेटर जो भी चार्ज इस पर दे गया मैक्सिमम, ये प्लेट जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज सहन कर सकती है, उस एबिलिटी को इस कंडक्टर की कैपेसिटी कहा जाएगा। इट इज द एबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। किसी कंडक्टर के द्वारा सराउंडिंग मीडियम के आयोनाइज्ड होने से जस्ट पहले तक
उस कंडक्टर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा चार्ज को सहन करने की एबिलिटी उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। अब इसको मुझे कंडेंसर बनाना है। कंडेंसर ये कैसे बनेगा? हमको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है बिना इसका साइज चेंज किए। साइज नहीं बदलना, लेकिन इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया आपने? इसको किसी हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज जनरेटर ने इसको चार्ज दिया, चार्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज इसने गेन कर लिया मीडियम के आयोनाइज्ड होने से ठीक पहले तक, जिससे इसके सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। और ये बात कहां से पता चलेगी? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की ये स्ट्रिप लीफ का डाइवर्जेंस जैसे ही बंद हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे इस कंडक्टर ने जितना चार्ज लेना था उतना ले लिया। इसके बाद इस मीडियम की प्रेजेंस में इसको और चार्ज हम नहीं दे सकते। अब इसको क्या कर लिया आपने? रिमूव कर दो। किसको? इस जनरेटर को यहां से हटा दो। ठीक है। अब हमने क्या किया? इस प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट रख दी, अनचार्ज प्लेट बी। अनचार्ज प्लेट बी पर इंडक्शन के कारण अंदर तो आ गया प्लस माइनस चार्ज, बाहर चला जाएगा कैसा? प्लस। और इसको कनेक्ट कर दिया हमने अर्थ से। एक्चुअल में ये प्लस चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में। वास्तव में क्या होगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो इसके प्लस चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो अब सेकंड प्लेट जो बी है उसके फ्रंट सरफेस पर कैसा चार्ज बचा? माइनस का। तो ये माइनस का चार्ज इस प्लेट ए, जो पहले वाला कंडक्टर था ना, इस प्लेट ए के पोटेंशियल को ये सेकंड प्लेट की फ्रंट सरफेस का जो माइनस चार्ज है, उस माइनस चार्ज के कारण प्लेट ए का पोटेंशियल पहले से घट गया और चार्ज इस पर वही रहा। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? चार्ज तो वही है, पोटेंशियल पहले V है, अब मान लो V डैश रह गया, पोटेंशियल घट गया। ये बात कहां से पता चलेगी? इस प्लेट को रखकर अर्थ कर देने मात्र से ही इसकी लीफ क्या हो जाएंगी? कोलैप्स हो जाएंगी, थोड़ी सी पास पास आ जाएंगी। और जैसे ही पास पास आएंगी तो इसको रखकर अर्थ किया है और कुछ नहीं किया हमने। ये तो आइसोलेटेड है, ना तो हमने इस कंडक्टर को इससे कनेक्ट किया, ना हमने और कुछ किया, केवल जनरेटर को हटाया, हटा करके इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर रखकर उसको अर्थ कर दिया, बस और कुछ किया ही नहीं। तो हमने इसको तो न तो इसका साइज बदला, न हमने इसको किसी दूसरे कंडक्टर से जोड़ा, हमने केवल इसके पास एक अनचार्ज प्लेट रखकर उसको अर्थ कर दिया है, केवल इतना किया। तो ऐसा कर देने से क्या हो गया? सेकंड प्लेट जो बी थी उसके फ्रंट सरफेस पर जो इंडक्शन के कारण जो माइनस चार्ज आया है, इस माइनस चार्ज के कारण फर्स्ट प्लेट ए का कुछ पोटेंशियल घट गया, लेकिन इस पर चार्ज वही रहा और पोटेंशियल इसका कम हो गया। V डैश यहां पर कम है, किससे? पहले वाले पोटेंशियल से। चार्ज इस पर वही रहा, तो इस कंडक्टर की, इस वाले कंडक्टर की कैपेसिटी इस केस में क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ये कैपेसिटी ज्यादा हो गई इसकी कैपेसिटी से, और इसकी कैपेसिटी C बराबर Q अपॉन ये वाला भी, और यहां पर C डैश मान लूं। चार्ज तो वही है, इस कंडक्टर के रख देने मात्र से इस कंडक्टर का पोटेंशियल घट गया, चार्ज वही रहा, कम से डिवाइड करोगे तो ये कैपेसिटी, ये वाली कैपेसिटी ज्यादा होगी। सो C डैश इज ग्रेटर देन C। ये प्रिंसिपल है किसका? कंडेंसर का। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बिना उसका साइज बढ़ाए बढ़ा दी जाए। कंडेंसर और कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। यहां पर यही किया है बच्चों। कंडेंसर इज ए डिवाइस which increase the capacity of a conductor without increasing its size। इसके लिए हमने क्या किया है? देखो, the negative induced charge on the front surface of second plate B, negative induced charge on the front surface of plate B decrease the potential of first plate A, decrease the potential of first plate A। now Q is equal to CV is equal to fix, Q तो सेम है, V डिक्रीज हो गया, एज पोटेंशियल डिक्रीज सो इट्स कैपेसिटी इंक्रीज। क्योंकि Q सेम है, पोटेंशियल घट गया तो C बढ़ जाएगी, और C बराबर Q अपॉन V, Q वही है, पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? वीडियो सुनते रहें, इसको एक दो बार लिख लें आप इसको,
तभी आप नेक्स्ट वीडियो सुनें। ये चैप्टर आगे तभी समझ आएगा बच्चों।